भारत की मिट्टियाँ यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए सिलेक्टेड और टॉप क्वेश्चंस लिए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि ये मृदा जो है वो है क्या। मृदा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज़मीन की ऊपरी परत जो है, ज़मीन की ऊपरी परत दानेदार या कणों से निर्मित जो परत होती है मृदा कहलाती है। जो कण हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कण पहले बात करें तो क्ले यानी मृतिका, दूसरा है सिल्ट यानी गाद, तीसरा है सैंड यानी बालू और चौथा है ग्रेवल यानी बजरी यानी जो कंक्रीट वगैरह होते हैं उसे बजरी कहते हैं। तथा इसका निर्माण और अनेक प्रकार खनिजों, पेड़ पौधे जैसे पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से मिला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कृषि और क्षेत्रीय विस्तार के दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने वर्ग हैं? तो वर्ग तो 4 होते हैं, इसका आंसर भी 4 है। यानी जो 4 वर्ग हैं ये भारत की मिट्टियों के वर्ग हैं। अगर जो 2 प्रकार के हो गए ना, यानी कि अगर प्रकार पूछे तो 8 हैं, अगर वर्ग पूछे तो 4 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? अगर विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। उपजाऊ के बारे में बात करें तो उर्वरक क्षमता हमारी फसलों से भी बढ़ती है। जो हमारी कुछ फसलें होती हैं इसकी मदद से हमारे खेतों की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। कैसे? यह जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जो उनसे जड़ें निकलती हैं, उससे नाइट्रोजन स्थितीकरण भी हो जाता है, जिससे भरपूर मात्रा में हमारी अन्य फसलों से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द आदि जैसे दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं उससे नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है, उससे उर्वरकता की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भारतीय उपजाऊ मृदा कौन है? तो यह जलोढ़ है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के सभी जगह यानी जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो सभी जगह जो इनका विस्तार है वो क्यों, यानी कि भारत में इतने प्रकार की मिट्टियाँ क्यों पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता के कारण जो है ये इन प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी जो जलवायु के कारण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा जो नई यानी जलोढ़ मृदा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो बांगर के नाम से जानी जाती है। ये खादर बांगर हैं, यानी जो खादर का नाम लेते हैं तो नवीन और बांगर का नाम लेते हैं तो पुरानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गंगा के जलोढ़ मृदा की भूमि जो है, यानी गंगा के जलोढ़ मृदा की भूमि सतह जो उसके नीचे का भाग होता है वो कितने मीटर अंदर पाया जाता है? जलोढ़ मृदा की बात करें तो यह है 600 मीटर। 600 मीटर तक ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उत्तरी भारत के मैदान की मृदा कैसी बनी होती है? जो उत्तर भारत की जो ये मृदा है वह तलोच्च से बनी होती है। तलोच्च से जो होती है, यानी जो ये मैदान है उत्तरी भारत के ये तलोच्च से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता वाली मिट्टी कौन है? तो न्यूनतम जो उर्वरक यानी आवश्यकता नहीं होती है तो उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता वाली मिट्टी कौन है? वो जलोढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जो है जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? अगर भारत की पूरे स्थल की बात करें
तो यह कितने परसेंट ढका हुआ है, तो यह 24%। 24% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या एक क्या चौथाई भाग कह सकते हैं, इसका हिस्सा आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गंगा मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी कहलाती है उसे हम बांगर कहते हैं। बांगर यानी कि पुरानी जो गंगा की होती है कछारी मिट्टी, उसे हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी में जो है बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर होती है, उससे हम जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत, अगर दक्षिण भारत की साइड की हम बात करते हैं तो कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? कपास की अगर हम खेती करते हैं कौन सी ज़्यादा सबसे उपयोगी मिट्टी होती है? तो वो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेगुड़ मृदा कृषि में किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है? रेगुड़ मृदा कृषि में किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है? आंसर है कपास। कपास जो है यानी रेगुड़ की बात करें तो रेगुड़ मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है, तो यानी कि रेगुड़ मिट्टी में ही कपास अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैव पदार्थों से भरपूर यानी जो जैव पदार्थ हैं भरपूर किस मिट्टी में ज़्यादा पाए जाते हैं? आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी है तो उसमें जैव पदार्थ सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में अन्य मिट्टियों की तुलना में ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेगुड़ मिट्टी कैसे बनती है? अगर रेगुड़ मिट्टी बनने की बात करते हैं तो यह बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है। जो ये बेसाल्ट लावा होता है उसके अपक्षय जो ज्वालामुखी के द्वारा अपक्षय होता है वो रेगुड़ मिट्टी से ही उससे रेगुड़ मिट्टी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है? वो है काली मिट्टी। वो है काली मिट्टी। जी हाँ, ये जो काली मिट्टी है उसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जो जुताई वो स्वतः होती रहती है? तो आंसर है काली मिट्टी। ऐसा मानना है लोगों का कि काली मिट्टी जो है उसकी जुताई स्वतः ही होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? अगर विस्तार की बात करें लाल मिट्टी तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तमिलनाडु में लाल मिट्टी का विस्तार कितना है? अगर खाली तमिलनाडु की बात करें तो उसमें 2/3 का विस्तार पाया जाता है लाल मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मालाबार तटीय क्षेत्रों में किस मिट्टी का महत्व ज़्यादा है? तो मालाबार तटीय जो है उसमें लेटेराइट की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो मालाबार तटीय क्षेत्र में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट में किसकी ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं? लेटेराइट में आंसर है लोहे और एल्यूमिनियम। जो लोहे और एल्यूमिनियम है ये लेटेराइट मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सी मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह कठोर और गीले होने पर दही की तरह पिलपिली हो जाती? अगर हम ऐसी मिट्टी को देखते हैं जो सूखने पे ईंट की तरह बहुत सारी कठोरता आ जाती है और गीला अगर कर दिया जाए तो वो दही की तरह बहने लगती है, तो वो है लेटेराइट। लेटेराइट एक ऐसी मिट्टी है जो सूखने पे हार्ड और गीले होने पे बहुत ज़्यादा ही गीली हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 60% मृदा किस समस्या से प्रभावित होती? अगर प्रभावितता के बारे में बात करें तो 60% ऐसी जो मृदा है वो मृदा अपरदन से प्रभावित होती है। इसका आंसर है मृदा अपरदन। यानी अगर मृदा अपरदन होता है तो इससे 60% जो मिट्टी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धान की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? अगर धान के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे ये धान ज़्यादा होते हैं, तो आंसर है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी ही ऐसी ही मिट्टी है जो पानी में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मृदा अपरदन किस चीज़ से रोका जा सकता है? अगर मृदा अपरदन जो मिट्टी का कटाव है वो किससे रोका जा सकता है?
तो वह वृक्ष रोपण या फिर वन रोपण से। अगर आप वृक्ष का रोपण ज़्यादा करते हैं जहाँ पे मृदा अपरदन होता रहता है, वहाँ पे मृदा अपरदन में कमी आ जाएगी, उससे आपकी मिट्टी का बचाव अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मखरला मृदा का निर्माण कैसे होता है। अगर मखरला मृदा का निर्माण पूछते हैं तो आंसर है निच्छालन और ऑक्सीकरण। अगर निच्छालन और ऑक्सीकरण होता है तो उससे मखरला मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस मिट्टी में कार्बन पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन पदार्थ की मात्रा अधिकता पाई जाती है, वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लवणीय और आर्द्र भूमि किस राज्य में ज़्यादा होते हैं। आंसर है राजस्थान। ये राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्द्र भूमि और लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा ही पाई जाती है। अब हम भारत की मिट्टियाँ जो है 4 वर्गों में बांटी गई हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी शॉर्ट नोट के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनकी हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट नोट हैं, इसके विस्तार के बारे में थोड़ा हम बताते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। अगर हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें, इसके शॉर्ट नोट के बारे में बात करते हैं। ये मिट्टी जो है ये नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो थोड़ा कम होती है। अगर यह मिट्टी पूरे भारत में देखी जाए तो मैंने बताया था ये 24% होती है। अगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तो हम बांगर कहते हैं तथा नए जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, ये तो हमने अभी बता ही दिया है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें पाई जाती हैं। अगर हम नंबर 2 की बात करें, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मिट्टी का काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के एवं जीवांश जो ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। अगर इसकी जो रेगुलर मिट्टी के नाम से भी यानी जो ये मिट्टी है ये रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है, अतः काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें फसलों में बात करें तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है। थर्ड पे आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है जलवायु जो परिवर्तन होते रहते हैं इसके परिणाम स्वरूप होता है। रवेदार एवं कायांतरित शैलें जो विघटन एवं वियोजन से होते हैं। इस मिट्टी में सिलिका, आयरन की बहुलता जो बहुत मात्रा में ही पाई जाती है। और लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जब यह जल होता है तो उसमें पीली दिखाई देती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरकता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। अगर इसमें खेती की बात करें तो गेहूँ, दालें, मोटे अनाज, कृषि की इसमें ज़्यादा मात्रा ये सब इसमें पाया जाता है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगर जैसे इसमें बंजर भूमि जैसे होता है उसमें अगर चूना मिला देते हैं तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। चौथे नंबर पे आती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपस्थित हुआ। इसमें आयरन, सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी की गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट, भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार की लेटेराइट हो जाती है, गहरी लाल और सफ़ेद लेटेराइट। गहरी लाल लेटेराइट में लौह अयस्क और पोटाश की बहुलता होती है और सफ़ेद लेटेराइट में इसमें दोनों की कमी होती है, जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। भारतीय जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। अगर इसमें उपजाऊ की बात करें तो क्योंकि ये वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जो होते हैं उसमें घुलकर नीचे चले जाते हैं। अब लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।